हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है एंड सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI model was developed by ISO. ISO stand for International Organization for Standardization. OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, एक गाइडलाइन है जो कि हमारे नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए यूज होता है। OSI मॉडल का जो मेन मोटिव था, जो बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि प्रोप्राइटरी हटाना, नेटवर्किंग डेटा कम्युनिकेशन के बीच में जो हमारा प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स थी उनको हटाना, सभी डिवाइसेस को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना ताकि डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। इसलिए OSI मॉडल को डेवलप किया था ISO ने। एक्चुअली में ISO मॉडल है क्या, इसको समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को वॉच कर सकते हैं ताकि आप और भी अच्छे से समझ सकें कि OSI मॉडल है क्या। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना समझेंगे कि OSI मॉडल कैसे वर्क करता है, उन लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। OSI मॉडल्स में हमारी 7 लेयर्स होती हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ अगर हम मूव करें तो कुछ इस तरीके से हमारी लेयर्स हैं। 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है OSI मॉडल की, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम हमारी 7 लेयर्स OSI मॉडल में होती हैं। इन लेयर्स के सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैंडी वे यूज किया है, जिसको आप भी यूज कर सकते हैं या फिर अपना कोई वे आप यूज कर सकते हैं इन लेयर्स के सीक्वेंस को याद करने के लिए। जैसे आज पेपर शाम तक नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन लेयर्स के सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। OSI मॉडल की ये जो लेयर्स हैं ये कहाँ पे यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो एक रियल लाइफ में एक रियल एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि जैसे आप अगर कहीं कोई डेटा भेजना चाहते हैं तो क्या क्या करते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे हो, कहीं लखनऊ में हो, आपका कोई फ्रेंड जो कि दिल्ली में है, जिसको आप कोई भी इमेज या कोई भी डेटा, कोई भी पिक आप भेज रहे हो अपने फ्रेंड के यहाँ जो कि दिल्ली में है, तो आप क्या करोगे। पहला मेथड ये है कि आप उस इमेज या उस पिक को लेकर के आप मैनुअली दिल्ली तक चले जाओ। अगर आप भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस इमेज को एक इन्वेलप में पहले तो आप पैक करेंगे। पैक करने के बाद आप सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस देंगे। सोर्स एड्रेस मतलब जहां से वो डेटा जा रहा है, मतलब आपका एड्रेस। डेस्टिनेशन मतलब दिल्ली का एड्रेस, जहां पे भी उसको रिसीव होना है, आपके फ्रेंड का एड्रेस, तभी तो वहां पे पहुंचेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, आपने पिक को एक एनवेलप के अंदर पैक किया और उस पर डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन किया। देन आप इस पैकेज को लेकर के कहाँ जाएंगे, इस एनवेलप को लेकर के आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कोरियर वाले के पास कि हाँ ये हमारा डेटा है जो कि दिल्ली में जाना है। तो कोरियर वाले क्या करेंगे, अपने कुछ इंफॉर्मेशन को उस डेटा के ऊपर अपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, कई हर एक सिटी में इनकी ब्रांचेस होती हैं जिनके थ्रू ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये लखनऊ की ब्रांच का सोर्स एड्रेस कि हाँ ये यहाँ से चला है, डेस्टिनेशन दिल्ली में अपनी ही ब्रांच जहाँ उनका कोई दूसरा ब्रांच होगा उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। देन ये क्या करेंगे, अभी अपने आप तो लेके जाएंगे नहीं, या तो बाई फ्लाइट या बाई ट्रेन ये डेटा आप दिल्ली तक भेजा जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इस डेटा को लेकर के मान लिया ये स्टेशन पे जाएंगे। तो अब स्टेशन वाले क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फिर से एक एनवेलप या एक पैकेजिंग मेथड अपना यूज करेंगे और वो क्या करेंगे, वो अपना एड्रेस मेंशन करेंगे कि ये सोर्स क्या है यहाँ पे लखनऊ स्टेशन एंड डेस्टिनेशन क्या है दिल्ली स्टेशन। ये सोर्स से ये लेजेस जो भी यहाँ से जाना है और दिल्ली स्टेशन पे इसको रिसीव कर देना है। तो बाया ट्रेन ये आपका जो भी लेजेस था वो दिल्ली स्टेशन पे पहुंचेगा। अब दिल्ली स्टेशन पे आपके यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस क्या मिलेगा कि हाँ दिल्ली में रिसीव होना, तो आपका डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देन उसके बाद में जब इस पैकेज को ओपन किया जाएगा, अभी तक इधर क्या हो रहा था, पैकेजिंग हो रही थी, इस डेटा को एड्रेस के साथ पैकेज किया जा रहा था।
अब यहाँ पे क्या होगा, अनपैकेजिंग, डेटा को ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब ये रिसीव होने वाला है। तो अब यहाँ पे जब पैकेज ओपन होगा तो आपका कहाँ मिलेगा कि हाँ लखनऊ में कोई ब्रांच, कोरियर ब्रांच है, वहाँ पे डेटा को भेजना है। अब ये डेटा जब उस कोरियर वाले को रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, उस पैकेज को फिर से अनपैक करेगा। तब क्या मिलेगा, तब आपका एड्रेस यहाँ पे इसको मिलेगा कि हाँ इस बंदे को यहाँ पे रिसीव कराना है। तो उनका कोई एक बंदा आपके घर तक आके पैकेज को रिसीव कराएगा। जो भी डेटा होगा वो अभी इनवलप के अंदर होगा। अब आप क्या करोगे, उस इनवलप को जब आप ओपन करोगे तब क्या होगा, आपको वो पिक रिसीव हो जाएगा। तो इस साइड में क्या होता है, डेटा की पैकेजिंग होती है और इस साइड में क्या होता है, डेटा की अनपैकेजिंग होती है। तो अब यहाँ पे सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने पैकेजिंग मेथड्स अलग अलग हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने डेटा को पैक किया इनवलप के अंदर, आपने अपना सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस डाला कि हाँ यहाँ पे पहुंचना है। जब आप कोरियर वाले को आपने दिया तो उसने क्या किया, उसने एक और इनवलप इसके ऊपर रैप किया और उसने क्या किया, सोर्स एड्रेस में लखनऊ और डेस्टिनेशन में लखनऊ की ब्रांच का एड्रेस और दिल्ली का ब्रांच का एड्रेस इसने मेंशन किया। अब ये कोरियर वाला जब स्टेशन पे लेके गया तो उन्होंने अपना पैकेजिंग मेथड यूज किया और वहां पे पहुंचा दिया। तो इस साइड पैकेजिंग और इस साइड अनपैकेजिंग हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ स्टेप बाय स्टेप डेटा हमारा एक तरफ से दूसरी तरफ मूव हो रहा है। सिमिलरली बिल्कुल सेम अगर यही प्रोसेस अगर हम अपने माइंड में सेट करें तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे जो पीसी हैं या डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो भी कुछ इसी तरीके से डेटा को मूव कराती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सोर्स पीसी है जो कि लखनऊ में, क्योंकि आप किसी भी पीसी से डेस्टिनेशन पे अगर कोई भी डेटा भेज रहे हैं तो हो सकता है वो रिमोट लोकेशन पे हो या हो सकता है वाइडली वो काफी दूर हो तो वो जाएगा। तो इसलिए मान लीजिए पीसी हमारा जो है वो लखनऊ में है या दिल्ली में, जहाँ पे आप डेटा भेज रहे हो, कोई भी पिक सेंड कर रहे हो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी के थ्रू भेज रहे हो, तो वो इन लेयर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए सेंडर टू रिसीवर डेटा यहाँ पे रिसीव होगा। जैसे अभी हमने जो समझा था कि आपने पैक्ट किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के बाद कोरियर वालों को दिया। इसी तरीके से इन लेयर्स की अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद डेटा नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव होता है। अब ये लेयर पे जब डेटा आएगा तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेंगे, देन आगे मूव करेंगे। तो इस तरीके से सभी लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज करते हुए डेटा आगे की तरफ मूव होता रहता है और हमारा डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन रिसीव होता है। तो ये लेयर्स एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक ग्रुप है जिनको फॉलो अप करते हुए डेटा हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करता है। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये लेयर्स कहाँ पे फॉलो अप होती है। तो अब हम समझेंगे इन लेयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक लेयर्स की और उनका क्या वर्क है। और एक चीज और यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखा होगा, जैसे डेटा हमारा यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था तो अभी आप क्या कहते थे, यहाँ पे आपकी पिक है, पिक होने के बाद जब डेटा कहाँ जाता है, आपने कोरियर वाले को दिया तो उस डेटा को पिक थोड़ी बोलेंगे, तो उस डेटा है तो एक्चुअली में इसके अंदर पिक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कंसाइनमेंट। मतलब डेटा को कहने का तरीका भी चेंज होता रहता है। ये क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट है। जब आप इस कंसाइनमेंट को लेकर के स्टेशन पे जाते हो तो स्टेशन वाले उस डेटा को या उस जो भी लगेज है उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा को कहने का तरीका भी चेंज हो रहा है। मतलब डेटा आपका वही है पिक, लेकिन जिस भी लेयर्स पे जिस भी स्टेप पे वो है उसका पैकेजिंग मेथड और उसका कहने का तरीका भी यहाँ पे चेंज होता है। वैसे ही इन लेयर्स में जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है तो डेटा का कहने का तरीका चेंज होता है। जैसे इन लेयर्स पे यहाँ पे डेटा कहा जाता है, यहाँ पे सेगमेंट, यहाँ पे पैकेट एंड फ्रेम एंड बिट्स। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता तो आपका डेटा ही है, लेकिन जिस भी लेयर पे वो होता है उसका पैकेजिंग मेथड यूज होता है और वहां पे उस डेटा को कॉलिंग का जो मेथड है वो भी चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से आप अब थोड़ा सा समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, कैसे ये यूज हो रहा है। तो अब हम मूव करते हैं इन लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर्स, सबसे टॉप मोस्ट लेयर हमारी ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल की लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर acts as an interface between application layer and presentation layer। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में एक तरीके से इंटरफेस के तरीके से काम करती है। यहाँ पे जो सर्विसेज रन होती हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईमेल सर्विसेज, रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर्स का मतलब होता है
एप्लीकेशन लेयर पे वो सभी सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं जिनके थ्रू एक यूजर किसी दूसरे यूजर से इंटरेक्शन करता है या डेटा इंटरचेंज करता है, जिसको हम लोग जैसे बोल सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप को यूज करके किसी रिमोट लोकेशन पे मैसेज को भेजते हैं, या फेसबुक मैसेंजर या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इनको हम लोग जो वही सारी सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारी प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे SMTP, FTP, DHCP, DNS, टेलनेट, HTTP, ये सभी प्रोटोकॉल्स हमारी एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। और एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा का कॉलिंग का जो मेथड है जिसको हम PDU बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट डेटा ही होता है, जैसा कि हमने समझा था उसमें पिक, फिर कंसाइनमेंट एंड गुड्स लाइक दिस। तो इस तरीके से अभी उसको डेटा ही बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट लेयर की तरफ हम मूव करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि हमारी सेकेंड लेयर है या सिक्स्थ लेयर बोलेंगे अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करें। तो अब जब एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या क्या मेथड वो यूज करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर provides encryption, decryption, data compression, decompression services and data formatting services। तो यहाँ पे 3 वर्क मोस्टली जो प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करना और डेटा के फॉर्मेटिंग करना। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? इंक्रिप्शन का मतलब जैसे कि आप फेसबुक के थ्रू चैट कर रहे हो, तो जब चैट कर रहे हो जिसके थ्रू, वो एप्लीकेशन लेयर पे कम्युनिकेशन होगा। देन जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा किसी WAN के थ्रू डेटा किसी दूसरे रिमोट लोकेशन पे वो जा रहा है, तो उसको सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज से डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया हेलो, तो हेलो वर्ड जब प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, उस हेलो वर्ड को थर्ड पार्टी अपनी प्रोटोकॉल्स और अपने इंक्रिप्टिंग क्रिप्टोग्राफी जैसे डैश और MD5 इंक्रिप्शन मेथड्स या इस तरीके से कई सारे इंक्रिप्टिंग मेथड्स को यूज करके उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देगा, जिसको हम कहेंगे इनक्रिप्टेड डेटा, जो कि रीडेबल नहीं होता है। जो इनक्रिप्टेड डेटा इस WAN के थ्रू होते हुए आपके रिसीवर पे जब जाएगा, रिसीवर पे जब वो रिसीव हो रहा होगा, तो उस इनक्रिप्टेड डेटा को फिर से डिक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि हेलो वर्ड जो आपने यहाँ भेजा था वो आपको यहाँ पे हेलो ही रिसीव हो। एक्चुअल में WAN में वो क्या है, वो इनक्रिप्टेड डेटा है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। एंड कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, डेटा के साइज को कम करना ताकि वो नेटवर्क में इजीली मूव कर सके, इसलिए डेटा को कंप्रेस किया जाता है। एंड रिसीविंग इन पे उसको फिर से डिकम्प्रेस किया जाता है। तो ये सर्विस कराती है कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। इसी तरीके से डेटा फॉर्मेटिंग, क्योंकि डेटा जब आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे जब प्रेजेंट होता है, आपकी स्क्रीन पे जब वो आपके LCD पे जो मॉनिटर पे जब वो रिसीव होता है, तो उसका क्या फॉर्मेट क्या है, .mp3 है, फ्लैश फाइल है, MP4 फाइल है या कोई JPEG फाइल है, तो उस डेटा क्या फॉर्मेट है, ये भी मैनेजिंग का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारी 2 प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, SSL एंड TSL। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TSL ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा को सेंडिंग रिसीविंग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जब डेटा का PDU है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, वो हमारा डेटा ही रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा सेशन लेयर पे आ गया है। अब सेशन लेयर का काम क्या है? द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर setting and managing a session between the sender and receiver on the network via port number। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन क्रिएट करना थ्रू पोर्ट नंबर के थ्रू। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि वाया पोर्ट नंबर के थ्रू सेशन बनने का मतलब क्या है। कि जैसे ये आपका पीसी है, थोड़ा सा बड़ा पीसी यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ये आपका पीसी है और आपने ब्राउजर पे फायरफॉक्स या गूगल क्रोम किसी के भी थ्रू आपने इस टैब पे ओपन किया फेसबुक, और इस टैब पे आपने नेक्स्ट सेकंड टैब पे आपने ओपन किया गूगल, एंड थर्ड टैब पे आपने ओपन किया याहू मैसेंजर या मान लिया यूट्यूब ओपन किया यहाँ पे। तो अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे WAN, ये पीसी आपका WAN के थ्रू
वाइड एरिया नेटवर्क्स के थ्रू फेसबुक के सर्वर्स एंड गूगल सर्वर, याहू सर्वर्स एंड डिफरेंट कई सारे सर्वर्स को एक साथ में एक्सेस करता है। तो ये जो एक्सेस करता है किसी भी फेसबुक के सर्वर को, गूगल के सर्वर को या यूट्यूब के सर्वर्स को, तो इनको हम बोलते हैं सेशन क्रिएट करना। सेंडर टू रिसीवर के बीच में क्या बना हुआ है, एक सेशन बना हुआ है। और इन सेशंस को बनने के लिए, क्योंकि पीसी तो आपका एक ही आईपी एड्रेस यहाँ पे होगा, एक ही मैक एड्रेस होगा, तो एक ही आईपी पे कई सारे सर्वर्स रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो सेशन मैनेज कैसे किए जाते हैं, वाया पोर्ट नंबर्स। जैसे ही आप कोई भी सेशन बनाते हैं, फेसबुक आपने ओपन किया, गूगल ओपन किया, तो आप उस टैब के आगे एक छोटा सा पोर्ट नंबर ऐड होता है, जिसके थ्रू आप रिकॉग्नाइज करे होता है कि फेसबुक का डेटा फेसबुक के टैब पे ओपन होगा एंड गूगल का डेटा गूगल के टैब पे ओपन होगा। तो इस तरीके से सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेशन लेयर की होती है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, दिस लेयर आल्सो अलाउज सिंक्रोनाइजेशन डेटा एक्सचेंज बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जब दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जो फैसिलिटी है वो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, जैसे कि मान लिया ये आपका फेसबुक का सर्वर है और आप अपने पीसी पे फेसबुक से कोई भी डेटा डाउनलोड कर रहे हो, या मान लिया कोई सॉन्ग्स की वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे songspk.com से आप कोई भी गाना डाउनलोड कर रहे हो, तो जब ये सेंडर से रिसीवर की तरफ आपका डेटा आ रहा है तो इसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट क्रिएट करना ये सेशन लेयर का काम होता है। जैसे मान लिया ऐसे 100 MB का डेटा आप कोई भी डाउनलोड कर रहे हो और 10 MB डाउनलोड होने के बाद डेटा आपका क्रैश हो गया या सेशन टर्मिनेट हो गया, तो दोबारा से जब आप डाउनलोड करोगे तो 10 MB से आगे स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग, फिर से आपको 1 से 100 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना, ताकि फुल डेटा आपका करप्ट ना हो, या दोबारा रिज्यूम करेंगे जब आप, तो आपका जितना डाउनलोड हो चुका होगा उसके आगे से डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड डायलॉग कंट्रोल करना सेशन लेयर का काम होता है कि, और जो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन चैनल्स जो हमारे होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, वो सभी हमारे सेशन लेयर पे ही काम करते हैं। और सेशन लेयर पे पीडीयू जो हमारा होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, वो हमारा डेटा ही रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट लेयर मेनली डील्स विद एंड टू एंड डेटा डिलीवरी सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी से या रिलायबिलिटी से डेटा को डिलीवर करना ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अब अभी हमने पढ़ा था पोर्ट्स हमारे क्रिएट होते हैं, सेशन लेयर पे भी हमने पढ़ा पोर्ट नंबर के थ्रू या पोर्ट्स के थ्रू हमारे सेशंस क्रिएट होते हैं। तो वो पोर्ट्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट एंड डायनेमिक पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स हमारे कौन से पोर्ट होते हैं, जो कि जैसे हमारे नॉर्मल प्रोटोकॉल्स में यूज होते हैं, जैसे HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं, इन पोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। इनकी रेंज होती है 0 से लेकर के 1023 तक। एंड रजिस्टर्ड पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स वो पोर्ट होते हैं जो, जैसे हम कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं अपने खुद के लिए, तो वो एक रजिस्टर्ड पोर्ट असाइन होता है, उनको हम रजिस्टर्ड पोर्ट बोलते हैं। इनका ये रेंज होता है। डायनेमिक पोर्ट्स क्या होते हैं, डायनेमिक पोर्ट्स, अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सेशन लेयर पे, जैसे ही कोई आप टैब ओपन करोगे तो उसके आगे एक पोर्ट विंडो खुद एक ऐड कर देगा, तो वो पोर्ट आपके डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, जिनकी ये रेंज होती है। टोटल हमारे जो पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं 65,535, और पोर्ट नंबर जो हमारे होते हैं वो 16 बिट के पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो और हमारा क्या क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर का और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फ्लो कंट्रोलिंग करना, कनेक्शन कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना, ये सारी चीजें हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा की जो बिट्स, डेटा जो स्ट्रीम्स होती हैं, उनको कंट्रोल करना। जैसे हमारा सेंडर है वो 100 MB से डेटा को भेज रहा है, जबकि रिसीवर हमारा 10 MB से रिसीव करने में कैपेबल है, तो हमारे सेंडर को 100 MB से ही डेटा को यहाँ पे सेंड करना चाहिए। ये मेथड कहलाता है फ्लो कंट्रोलिंग का। फ्लो कंट्रोल के कई सारे मेथड्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर पे
सेगमेंटेशन एंड डेटा रीअसेंबलिंग का काम होता है। सेगमेंटेशन का मतलब जब सेशन लेयर से डेटा हमारा आता है वो एक लार्ज डेटा होता है, कंप्लीट डेटा। तो उस सेगमेंटेशन का मतलब उस लार्ज डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, एक लार्ज डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना कहलाता है सेगमेंटेशन। जब ये डेटा सेंड किया जा रहा होता है तब सेगमेंटेशन किया जाता है। देन ये डेटा जब तोड़ने के बाद जब डेटा रिसीविंग एंड पे जाता है, जब मतलब रिसीव हो रहा होता है रिसीवर पे, तो उस टूटे हुए टुकड़े जो हमारे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ये जो सेगमेंटेशन के टाइम पे ब्रेक किए जाते हैं, इनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके फिर से एक कंप्लीट डेटा जब क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीअसेंबलिंग। तो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये भी काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारी दो सर्विसेज यूज होती हैं डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करने के लिए। फर्स्ट वन टीसीपी एंड सेकेंड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। टीसीपी हमारा स्लो होता है कंपैरिजन देन यूडीपी, यूडीपी हमारा फास्ट होता है। टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि टीसीपी डेटा को सेंड करने से पहले 3-वे हैंडशेकिंग मेथड को यूज करता है। अब ये 3-वे हैंडशेकिंग मेथड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लिया ये हमारा पीसी है और ये हमारा एक सर्वर है, जिससे हम कम्युनिकेशन या टीसीपी के थ्रू सेशन बना रहे हैं, सेशन बनाना चाहते हैं। तो टीसीपी अगर आप यूज करें, टीसीपी की सर्विसेज को आप यूज कर रहे हैं, तो वो 3-वे हैंडशेकिंग मेथड यूज करता है। 3-वे हैंडशेकिंग में सबसे पहला पैकेट भेजा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक पैकेट या सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। ये सिंक पैकेट में क्या होता है, इस सिंक पैकेट में पीसी सर्वर से क्वेश्चन करता है कि आर यू फ्री, आप फ्री हो हमको रिस्पॉन्स करने के लिए। तब सर्वर इसको रिस्पॉन्स करता है सिंक विद एक्नॉलेजमेंट पैकेट कि हाँ मैं फ्री हूं। देन पैकेट इसको एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजता है कि हाँ रेडी, हम डेटा का इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए रेडी है। देन उसके बाद में सेशन हमारा इस्टेब्लिश होता है या डेटा हमारा सेंडिंग और रिसीविंग स्टार्ट होता है। तो टीसीपी पहले कंफर्म करता है, देन उसके बाद में सेशन को इस्टेब्लिश करता है। और यूडीपी में कोई भी इस टाइप का मेथड यूज नहीं होता, इसीलिए इसको हम कनेक्शन लेस कंसीडर करते हैं। और टीसीपी जो हमारा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो डेटा सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करता है, जबकि यूडीपी में डेटा की कोई भी सीक्वेंसिंग नहीं होती है। सीक्वेंसिंग का मतलब, क्योंकि टीसीपी जब किसी भी सेगमेंटेशन के थ्रू एक लार्ज डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, तो उन पार्ट्स की सीक्वेंसिंग कर देता है, 1 2 3 4 इन टुकड़ों के ऊपर सभी का नंबर प्रोवाइड करता है, ताकि जब वो रिसेंबल किए जाएं रिसीविंग एंड पे, तो दोबारा से फिर से एज इट इज डेटा वहां पे रिसीव कराया जा सके। तो इसको बोलते हैं डेटा सीक्वेंसिंग, जबकि यूडीपी में कोई भी सीक्वेंसिंग नहीं की जाती है। टीसीपी एक्नॉलेजमेंट भी हमको प्रोवाइड करता है कि डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन जब भेजा जाएगा, तो डेस्टिनेशन पे जब वो डेटा रिसीव हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन इनको एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेगा कि हाँ डेटा रिलायबिलिटी के साथ वहां पे रिसीव हो गया है। तो एक्नॉलेजमेंट की भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है टीसीपी प्रोटोकॉल में। तो टीसीपी एक रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल के तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जो हम वेब सर्वर्स को एक्सेस करते हैं, वो हमारे टीसीपी की सर्विसेज को यूज करते हैं, जबकि यूडीपी हमारा वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह पे यूज होता है। या फिर क्वेरी, जब कोई क्लाइंट किसी सर्वर को क्वेरी करता है तो वो यूडीपी की सर्विसेज को यूज कर सकता है, तो वहां पे यूडीपी हमारा यूज होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारा पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, वो सेगमेंट होता है। तो अभी तक क्या था, ऊपर की जो हमारी 3 लेयर्स थी जिनको हम अपर लेयर्स बोलते हैं, उन लेयर्स पे डेटा का पीडीयू क्या था, डेटा ही था, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा का पीडीयू या प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स को हम सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? This layer is to deliver packet from source to destination across multiple network via logical address. नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेस काम करते हैं।
एक्चुअली नेटवर्क लेयर पे हमारे राउटर्स वर्क करते हैं, इसीलिए कोई भी डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन को जब भेजा जाता है तो आईपी एड्रेसेस के थ्रू भेजा जाता है। क्योंकि आपका कोई पीसी मान लिया यहाँ पे है, तो अब कोई डेटा डेस्टिनेशन पे भेजना चाहता है, हो सकता है कि वो डेटा कई रिमोट लोकेशन पे हो या काफ़ी दूर हो, तो बीच में कई सारे नेटवर्क्स होंगे। तो यहाँ पे जो आईपी रूटिंग है, लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर पे होती हैं। और नेटवर्क लेयर पे पीडीयू जो होता है हमारा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, वो हमारे पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है, पैकेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे राउटर्स, लेयर 3 स्विचेस, हमारे जो डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। देन आगे मूव करते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है हमारी, डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम LLC और MAC बोलते हैं। LLC स्टैंड फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाँ, तो यहाँ पे लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो LLC है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो नेटवर्क लेयर से हमारा ऊपर से, जो नेटवर्क लेयर से डेटा हमारा आता है डेटा लिंक लेयर पे, उसको मैनेज करना, उसकी कंट्रोलिंग करना LLC का काम होता है। एंड फ्लो कंट्रोलिंग का काम हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल का होता है। LLC का काम होता है फ्लो कंट्रोलिंग करना एंड नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को रिकॉग्नाइज्ड करना। MAC जो हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, MAC मैक लेयर सब लेयर है जो कि हमारी डेटा लिंक लेयर की, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिजिकल एड्रेसिंग करना, जो हमारा फ्रेम होता है। क्योंकि यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे डेटा का जो टाइप होता है वो होता है फ्रेम। तो फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, मतलब फिजिकल एड्रेसिंग करना एंड फ्रेमिंग करना। जो पैकेट्स आते हैं उनको फ्रेम में तोड़ना, बिट्स में अरेंज करना, फ्रेमिंग करना, ये मैक एड्रेस या जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्चुअली फ्रेमिंग तीन टाइप की होती है, बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग एंड क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग। बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग हमारी काफ़ी ओल्ड मेथड है फ्रेमिंग का, जो कि हमारा ओल्डेस्ट जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे पहले के कंप्यूटर जो हमारे ओल्डेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ होती थी बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। एंड बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग अभी लोकल लाइन में जो हमारे अभी पीसीस हैं वो यूज़ करते हैं बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। एंड क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू कोई नेटवर्क क्रिएटेड होता है, तो वहाँ पे क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग यूज होती है। तो ये फ्रेमिंग के तीन मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग काफ़ी ओल्डे से अब यूज नहीं होती है, मोस्टली हमारी बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग यूज होती है। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस प्रोवाइड करना डेटा लिंक लेयर का काम है। एंड एरर कंट्रोलिंग करना, एरर डिटेक्शन करना, फ्लो कंट्रोलिंग करना, ये सभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डेटा लिंक लेयर की होती है। और डेटा लिंक लेयर पे जो पीडीयू होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, वो होता है फ्रेम। जैसा कि मैंने बताया अभी, डेटा लिंक लेयर पे हमारा जो डेटा है उसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे हमारा स्विच और ब्रिज जो हमारी डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस, वो हमारी डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। एक्चुअली थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे कि एरर कंट्रोलिंग और एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल ये क्या होते हैं, इनको समझने के लिए आगे मूव करते हैं। फ्लो कंट्रोल अभी हमने सभी पढ़ा, मोस्टली अगर देखा जाए तो सभी लेयर्स पे डेटा के फ्लो की कंट्रोलिंग होती है। तो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू नोड्स टू प्रिवेंट द फास्ट सेंडर टू स्लो रिसीवर। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कोई सेंडर डेटा 100 Mbps से भेज रहा है और रिसीवर हमारा उतना कैपेबल नहीं है कि उस स्पीड से डेटा को कंज्यूम कर सके, तो बीच में डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना, इसको हम बोलते हैं डेटा फ्लो कंट्रोलिंग। डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड्स यूज होते हैं, जैसे विंडोइंग, स्टॉप एंड वेट, कंजेक्शन अवॉइडेंस, कई सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू डेटा के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। स्टॉप एंड वेट मेथड का मतलब क्या है, जैसे थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, तो स्टॉप एंड वेट मेथड में क्या है, जैसे इसने कोई भी एक पैकेट यहाँ पे सेंड किया तो तुरंत रिसीवर इसको एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा कि हाँ ये यहाँ पे जो भी आपने पैकेट भेजा था वो रिसीव हो गया। देन सेकेंड पैकेज यहाँ पे भेजेंगे, देन उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। तो यहाँ पे वेट करना पड़ता है सेंडर को जब तक कि रिसीवर इनको एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है। तो स्टॉप एंड वेट मेथड, ये मेथड थोड़ा सा ओल्ड मेथड है फ्लो कंट्रोलिंग के लिए। ये मेथड हमारा यूज
नहीं होता है। बार बार इसको एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद ही, जब रिसीव होता है सेंडर को, उसके बाद ही डेटा को सेंड किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टॉप एंड वेट मेथड। तो इस मेथड में थोड़ा सा सही करने के लिए जो फ्लो कंट्रोलिंग का जो मेथड है विंडोइंग, विंडोइंग भी दो टाइप से होती है, एक स्लाइड विंडोइंग एंड फिक्स्ड विंडोइंग। स्लाइड विंडोइंग को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो सेंडर और रिसीवर मशीन्स पे बफर साइज सभी का फिक्स्ड बफर साइज होता है। जैसे जैसे इसने कोई भी पैकेट यहाँ पे भेजा और इसने यहाँ पे कंज्यूम किया और फिर से दूसरा इसने पैकेट भेज दिया, तो ये क्या करेगा, अपनी बफर मेमोरी में उस डेटा बिट्स को रिसीव करना स्टार्ट करेगा। इसने फर्स्ट पैकेट रिसीव किया, सेकंड भेजा, सेकंड रिसीव किया, थर्ड रिसीव किया। इस तरीके जैसे ही बफर मेमोरी जब फुल होगी, तब यहाँ पे फिर से मान लिया फोर्थ मैसेज इसने भेज दिया, फोर्थ पैकेट भेज दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्कार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्कार्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बफर मेमोरी जो है वो फुल हो गया है। तब जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिलना बंद हो जाएगा सेंडर को, तब इसको पता चलेगा कि हाँ, विंडो का साइज जो है लार्ज हो रहा है, मतलब वो जो रिसीवर है वो डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा, तो फिर से डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड को कम कर देगा। तो इस मेथड को बोलते हैं विंडोइंग मेथड, जो कि फ्लो कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं कि कितने टाइप्स की एरर फ्रेम में आपके हो सकती हैं। फ्रेम में जैसे एक मान लीजिए एक आपका फ्रेम है, ऐसे 0 1 0 1 0, इस तरीके से आपका फ्रेम है और इस फ्रेम में कोई एक सिंगल बिट करप्ट होती है, तो इसको बोलते हैं सिंगल बिट एरर। ठीक है ना। अगर आपके फ्रेम में कई मल्टीपल बिट्स आपकी करप्टेड हैं या हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं बर्स्ट एरर या पैकेट लेवल एरर। इस स्टेट में या इस सिचुएशन में डेटा के आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो दो टाइप की एरर होती है, सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर में फ्रेम में केवल एक सिंगल बिट की एरर्स में सिंगल बिट एरर बोलते हैं, या मल्टीपल बिट्स एरर को बर्स्ट एरर या पैकेट लेवल एरर्स बोलते हैं। तो इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेम है, इस फ्रेम में कहीं पे भी कोई भी बिट्स में एरर आती है, तो उस एरर को डिटेक्ट करने के यहाँ पे कई सारे मेथड यूज करती है डेटा लिंक लेयर, जैसे रिडंडेंसी, पैरिटी चेकिंग, CRC एंड चेकसम। रिडंडेंसी का जो मेथड है डेटा डिटेक्ट करने का, वो क्या करता है, जब पैकेट भेजा जाता है उसके आगे एक रिडंडेंट बिट्स लगा दी जाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा डेटा। अगर मान लिया आपका 100 MB का डेटा है, तो है कुछ डेटा, मतलब 10 MB का डेटा, एक्स्ट्रा डेटा आपके फ्रेम के साथ में अपेंड किया जाएगा, जिसको हम रिडंडेंट बिट के नाम से जानते हैं। और जब वो रिसीवर पे जब वो रिसीव होगा फ्रेम, तो उन रिडंडेंट बिट के अकॉर्डिंग उस डेटा में एरर को डिटेक्ट किया जाता है। पैरिटी चेकिंग में क्या होता है, पैरिटी चेकिंग में इवन ऑड मेथड यूज होता है। इवन ऑड मेथड को यूज करके फ्रेम में जो एरर्स होती है उस एरर को डिटेक्ट किया जाता है। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये सबसे इफिशिएंट और सबसे अच्छा मेथड है एरर को डिटेक्ट करने का। CRC का मेथड क्या होता है, CRC का मेथड ये होता है, जैसे कोई फ्रेम है, उस फ्रेम, ये CRC का जो मेथड है वो डिवीजन मेथड पे काम करता है। जैसे आपकी जो भी बिट्स हैं 1 0 1 0 1 0, इस टाइप से आपका कोई भी फ्रेम था, तो उस फ्रेम को एक फिक्स्ड डिवीजर से डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लिया डिवीजन किया इसने 1 से, इसको डिवाइड करने के बाद में जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को CRC वैल्यू में फिक्स कर दिया, इसको हम CRC बोलते हैं। जब ये डेटा डिवीजन के बाद में जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, और जब ये रिसीवर पे जाएगा तो रिसीवर में जाने के बाद फिर से इसी वैल्यू से जो फिक्स्ड रिमाइंडर है, उस जो हमारा डिवीजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इन बिट्स को, डिवाइड करने के बाद में अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है, अगर वो सेम है, मतलब 0 है, तो मतलब कोई भी फ्रेम में कोई भी एरर नहीं है। अदरवाइज अगर कोई भी मिसमैच होता है तो वहां पे उस पैकेट में नहीं कहेंगे, उस फ्रेम में एरर है। इसी तरीके से चेकसम मेथड भी यूज होता है फ्रेम में एरर को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि सेम है रिडंडेंसी के तरीके से। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा आपको बताया कि किस तरीके से एरर को डिटेक्ट करने के कई सारे मेथड्स हैं। तो आगे मूव करते हैं फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिजिकल लेयर पे जो डेटा जो होता है, जो फॉर्मेट होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, वो होता है हमारा बिट्स के फॉर्मेट में। और फिजिकल लेयर पे सभी फिजिकल वर्क होते हैं, जैसे टोपोलॉजी हमने कौन सी अपने नेटवर्क में डिजाइन की है,
जैसे बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी से हमने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, वो सारी हमारी फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिजिकल लेयर पे जो हमारी डिवाइसेस काम करती हैं वो है हमारी हब और रिपीटर्स। हब और रिपीटर्स हमारी डिवाइस जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करती है। तो इस तरीके से हमने आज समझा OSI मॉडल की सभी लेयर्स के बारे में। तो ये सेंडर टू रिसीवर, जब कोई कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को सेंड करता है तो ये लेयर्स के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने समझा, इनको फॉलो अप करते हुए डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचता है। अभी तक इधर पैकेजिंग मेथड था, जब ये रिसीवर पे पहुंचेगा तो यहाँ से जस्ट अपोजिट वर्क होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी OSI मॉडल एक नेटवर्क में यूज होता है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा OSI मॉडल नेटवर्क में, नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।